Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as Ode on a Grecian Urn, which was written by John Keats. This poem is included in a subject named as 19th century poetry, which is a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. जॉन कीट्स जो हैं वो एक इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं जिनके वर्क्स का लिटरेरी वर्ड के ऊपर एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस है। इनकी जो लाइफ है वो शॉर्ट है, ठीक है, इसके बावजूद भी, और इनका जो लिटरेरी करियर है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रीफ है, लेकिन फिर भी जो इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट पोइट्स हैं उनमें ये एक जो हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है? विविड इमेजरी, सेंसुअस लैंग्वेज और एक्सप्लोरेशन करते हैं ये ब्यूटी की, मॉर्टेलिटी की एंड इमेजिनेशन। उसके बाद हम चलते हैं अर्ली लाइफ और बैकग्राउंड की तरफ। जॉन कीट्स जो हैं ही वॉज बॉर्न ऑन 31st of October in 1795 इन मोरगेट लंदन टू थॉमस एंड फ्रांसिस कीट्स। इनके जो फादर हैं वो एक स्टेबल कीपर हैं। फैमिली जो है वो एक मॉडेस्ट लाइफ जो है उन्होंने गुजारी है। ट्रेजेडी स्ट्रक अर्ली इन कीट्स लाइफ। उसके फादर जो है वो एक राइडिंग एक्सीडेंट 1804 के अंदर उसमें उनकी डेथ हो जाती है, और उसकी मदर जो है उसको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है 1810 के अंदर, ठीक है। और ये जो अर्ली एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें लॉस है, सफरिंग है, बेसिकली ट्रेजेडी है, इन्होंने जो कीट्स का आउटलुक है लाइफ और डेथ के ऊपर उसको डीपली इन्फ्लुएंस किया। थीम्स जो परमीट करते हैं इसकी पोइट्री के अंदर, ठीक है, इसकी पोइट्री के अंदर जो है लॉस, सफरिंग, इनके थीम्स जो हैं हमें नज़र आते हैं। उसके बाद हम चलते हैं एजुकेशन की तरफ। तो कीट्स जो हैं ही अटेंडेड क्लार्क स्कूल इन एनफील्ड where he developed a love for literature. After his mother's death, he was apprenticed to a surgeon and he was later studied medicine at Guy's Hospital in London. However, despite being a promising student, Keats felt a stronger pull toward the poetry. And by 1816, he decided to abandon medicine for a literary career. ठीक है, पहले वो जो है वो एक सर्जन के तौर पर अप्रेंटाइज हुए थे, लेकिन बाद में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो था वो जो है पोइट्री की तरफ था, तो उन्होंने मेडिसिन को लिटरेरी करियर के लिए जो है वो अबंडन कर दिया। उसके बाद लिटरेरी करियर की बात करते हैं। कीट्स का जो लिटरेरी करियर है बहुत ज़्यादा ब्रीफ और इंटेंस है। उनका फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पोएम्स 1817 में उसको बड़ी ज़्यादा थोड़ी अटेंशन जो है वो मिली थी और मिक्स रिव्यूज़ मिले थे, ठीक है। बाद में रिकॉग्निशन मिली थी। एक राइटर्स हैं और जो इंटेलेक्चुअल हैं उनका एक सर्कल था उसके अंदर, जिसमें लेग हंट है, पर्सी बायशे शैली है, पीबी शैले और लॉर्ड बायरन, इन सब की तरफ से इनको जो है वो रिकॉग्निशन मिली थी। उसके बाद जो है कीट्स के जो प्रोडक्टिव पीरियड है वो 1818 से 1819 का है, जिसमें इन्होंने बहुत सारी फेमस पोएम्स लिखी और इसमें ओड्स भी थी जिन्होंने इसकी रेपुटेशन को एज अ मास्टर पोइट जो है वो सॉलिडिफाई किया। ओड टू नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन मेलनकॉली एंड ओड टू ऑटम, ये चार बेसिकली ओड्स हैं। ओड टू अ नाइटिंगेल एक मेडिटेशन है, कॉन्ट्रास्ट इमॉर्टल ब्यूटी जो नाइटिंगेल के सॉन्ग की और ट्रांजिएंट नेचर इंसान की जो ज़िंदगी की है। ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की एक्सप्लोरेशन है आर्ट की एबिलिटी की कि कैप्चर करती है वो इटर्नल ब्यूटी को और ट्रूथ को, और कंट्रास्ट करती है फ्लीटिंग नेचर ह्यूमन एक्सपीरियंस के साथ। ओड ऑन मेलनकॉली क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन जॉय और सोरो का एक रिफ्लेक्शन है और इंटेंसिटी है ह्यूमन इमोशंस की। ऑड टू ऑटम एक सेलिब्रेशन है ब्यूटी की और बाउंटी ऑफ ऑटम सीजन, और इसको एक एलेगरी जो है वो इंटरप्रेट किया जाता है मैच्योरिटी और फुलफिलमेंट के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं उसकी डिक्लाइन और डेथ की तरफ। जॉन कीट्स जो है बाय 1820 कीट्स की जो हेल्थ है वो डिटीरियोरेटेड हो गई थी, ठीक है, और उसको एक वार्मर क्लाइमेट की तरफ जो है वो जाने के लिए एडवाइस किया गया था। तो वो जो है वो रोम की तरफ उन्होंने सफ़र किया 1820 के अंदर अपने दोस्त के साथ, द आर्टिस्ट जोसेफ सेवेरन, और इस होप के साथ कि माइल्डर वेदर जो है वो उनकी कंडीशन को बेहतर कर देगा। अनफॉर्चुनेटली ये मूव जो है वो इनकी जो इलनेस है उसमें इतना जो है वो उसने इसमें असर नहीं दिखाया कि वो बेशक उन्होंने अपनी जो है वो क्लाइमेट चेंज कर लिया, लेकिन फिर भी उसके बाद कीट्स जो है वो रोम के अंदर 23 फरवरी 1821 में 25 की एज में उनकी डेथ होगी। तो उनको जो है प्रोटेस्टेंट सेमेट्री रोम के अंदर है जहाँ पर उनको दफन किया गया, और उनके टॉम स्टोन के ऊपर एक एपिटाफ जो है वो था कि हियर लाइज वन हुज नेम वाज
writ in water reflecting his fear that his work would be forgotten। तो ये जो है ये उसकी डिक्लाइन और डेथ है। उसके बाद हम चलते हैं इस पोएम के थीम्स की तरफ। तो सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ लेते हैं। ऑड ऑन अ ग्रेशियन अर्न जो है वो जॉन कीट्स की सबसे ज़्यादा एक फेमस पोएम है, ठीक है, और ये 1819 के अंदर जो है वो लिखी गई थी बेसिकली। और इसको जो है वो कीट्स की जो ईयर ऑफ ग्रेट ओड्स है, ठीक है, उससे रेफ़र किया जाता है, जो पोएम एक्सप्लोर करती हैं रिलेशनशिप, आर्ट और ब्यूटी और टाइम के दरमियान में। और ये डेल्व करती है परमानेंस का आइडिया वर्सेस ट्रांजिएंस, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करती है आर्ट का क्या रोल है कैप्चरिंग एंड प्रिजर्विंग द मोमेंट्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है। उसके बाद इसके एनालिसिस की तरफ चलते हैं। सबसे 5 इसमें स्टैंजाज हैं, बारी बारी हर स्टैंजा को इस तरह से एक्सप्लेन किया जाएगा। द स्पीकर एंड द अर्न। पोइम जो है वो ओपन होती है, स्टार्ट होती है, स्पीकर एड्रेस करता है ग्रेशियन अर्न को डायरेक्टली और उसको कहता है कि अ स्टिल unravished bride of quietness and a foster child of silence and slow time। ये जो मेटाफर है ये पोएम की जो टोन है उसको सेट करते हैं और एम्फेसाइज करते हैं टाइमलेस और अनटच्ड नेचर ऑफ द अर्न को, ठीक है। उसके बाद चलते हैं। अर्न जो है उसको एक पर्सोनिफाई किया गया है कि वो एक सिल्वियन हिस्टोरियन है जो एक फ्लावरी टेल की स्टोरी जो है वो बताता है इनग्रेव्ड इमेजेस के थ्रू जो डिस्क्राइब हैं और वो एवोकेटिव हैं किसी और पोएम और सॉन्ग की निस्बत। स्पीकर जो है वो कैप्टिवेटेड है जो इमेजेस बनी हुई हैं उस अर्न के ऊपर जो डिपिक्ट करती हैं लाइफ के सीन्स को, लव को, राइट्यूल को। ये जो क्वेश्चन इम्पोज किए गए फर्स्ट स्टैंजा में अबाउट द आइडेंटिटी और जो फिगर्स डिपिक्ट है उनकी स्टोरी के बारे में, ये रिफ्लेक्ट करते हैं स्पीकर की क्यूरोसिटी और वंडर जो वर्ड प्रिजर्व्ड किया गया था अर्न के ऊपर, उसके बारे में। सेकंड हम चलते हैं स्टैंजा की तरफ, ये सेकंड पॉइंट की तरफ। तो थीम ऑफ परमानेंस वर्सेस ट्रांजिएंस है। तो इस सेकंड स्टैंजा के अंदर स्पीकर जो है रिफ्लेक्ट करता है पैराडॉक्स ऑफ अर्न्स आर्ट। हेयर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहेयर्ड आर स्वीटर। जो मेलोडीज अर्न की हैं वो साइलेंट हैं लेकिन फिर भी एक आइडलाइज इटर्नल ब्यूटी है क्योंकि ये अनचेंजिंग है। बोल्ड लवर डिपिक्ट किए गए हैं उस अर्न के ऊपर कि वो कभी भी किस नहीं कर सकता अपनी बिलवर्ड को, और फिर भी वो इटर्नली ब्यूटीफुल है और इनका लव जो है वो फॉर एवर जो है वो यंग है और वार्म है। उसके बाद जो है ये स्टेंजा एक्सप्लोर करता है इस आइडिया को कि आर्ट जो है वो कैप्चर करता है मोमेंट्स को, इमोशंस को एक परमानेंट फॉर्म के अंदर, लेकिन ये फ्रीज करता है इनको टाइम के अंदर और डिनाई करता है नेचुरल जो प्रोग्रेशन है और चेंज है जो रियल लाइफ के अंदर होती है, ठीक है। स्पीकर जो है वो ये सजेस्ट करता है कि एक बिटर स्वीट क्वालिटी है इनमें क्योंकि जो फिगर्स हैं अर्न के ऊपर वो एक इटर्नल मूवमेंट के अंदर जो है वो ट्रैप्ड हैं, कभी भी वो फुलफिलमेंट को नहीं पहुँचते और कभी भी डिके या डिसअपॉइंटमेंट भी वो एक्सपीरियंस नहीं करते। थर्ड पॉइंट ये थर्ड स्टैंजा की तरफ चलते हैं। थर्ड स्टैंजा जो है उसमें थीम ऑफ इटर्नल यूथ और जो है वो ब्यूटी है। सेलिब्रेटिंग द हैप्पी बॉक्स दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स एंड द हैप्पी मेलोडिस्ट हु इज़ अनवियर्ड एंड फॉर एवर प्लेइंग सॉन्ग्स फॉर एवर न्यू। जो रिपीटिशन है वर्ड हैप्पी की अंडरस्कोर करता है आइडलाइज ऑलमोस्ट यूटोपियन नेचर जो है सीन्स की जो डिपिक्ट की गई है उस अर्न के ऊपर। लेकिन ये जो आइडलाइजेशन है बेसिकली ये जो अर्न के फिगर हैं, ठीक है, उनको जो रियल ह्यूमन के एक्सपीरियंस है उससे डिस्टेंस भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जो हैप्पी लव है इज़ फॉर एवर पेंटिंग एंड फॉर एवर यंग existing in a state of perpetual anticipation without the fulfillment of sorrow that comes with actual love। ये जो टेंशन है रियल और आइडियल के दरमियान में, ये जो पोएम की एक्सप्लोरेशन है ना आर्ट और ब्यूटी किसके सेंट्रल है। नेक्स्ट हम चलते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ। फोर्थ स्टैंजा में क्या है, फोर्थ स्टैंजा शिफ्ट टू दी अनदर सीन्स ऑन अर्न। अब ये सीन क्या है कि ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप है तो लीडिंग अ हीफर टू बी सेक्रीफाइड, ठीक है। तो उसके बाद स्पीकर क्या है कि वो हैरान होता है टाउन के बारे में कि इनके लोग जो हैं वो पीछे छोड़ आए हैं चीज़ों को, ठीक है, और नोटिंग दैट इट विल फॉर एवर मोर बी साइलेंट एंड डेजोलेट, ठीक है। ये जो इमेज है अबंडनमेंट की और स्टिलनेस की, यानी कि उन्होंने कहा कि उसके लोगों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से, तो कहते हैं कि जो इनकी अबंडनमेंट की है और स्टिलनेस की जो इमेज है ये कंट्रास्ट करती है वाइब्रेंट लाइफ को जो डिपिक्ट की गई है पिछले स्टैंजाज में। और एक लेयर ऑफ मेलैंकोली जो है
मेलनकॉली वो ऐड होती है इस पोइम के अंदर। ये जो एम्प्टी साइलेंट टाउन है, ठीक है, ये रीइंफोर्स करता है टाइमलेसनेस और फ्रोजन नेचर जो अर्न के सीन्स हैं उसको, ठीक है, उसके थीम को। जो टाउन की साइलेंस है वो टर्नल है, जैसे कि अर्न के ऊपर जो सीन्स हैं वो अनचेंजिंग है। ये बेसिकली लीड करता है कि स्पीकर को कि वो रिफ्लेक्ट करता है आर्ट की नेचर के ऊपर, कि प्रिजर्वर ऑफ ब्यूटी भी है और रिमाइंडर ऑफ पैसेज ऑफ टाइम है एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ भी। नेक्स्ट जो है हम चलते हैं इसके फाइनल स्टेंजा की तरफ। फाइनल स्टेंजा के अंदर क्या है, फाइनल रिफ्लेक्शन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। फाइनल स्टेंजा के अंदर क्या होता है, फिफ्थ स्टेंजा के अंदर स्पीकर एड्रेस करता है अर्न को एक आखिरी बार और उसको एक एटिक शेप और एक कोल्ड पेस्टोरल कह के बुलाता है, ठीक है। अर्न जो है वो एक ऑब्जेक्ट ऑफ आर्ट है, टीजेस अस आउट ऑफ थॉट, ड्राइंग द स्पीकर इनटू द कंटेम्पलेशन ऑफ इटर्निटी एंड द नेचर ऑफ ब्यूटी। पोइम जो है कंक्लूड होती है एक फेमस लाइन के साथ, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन द अर्थ एंड ऑल वी नीड टू नो। ये जो स्टेटमेंट है ये सब्जेक्ट है बहुत सारी डिबेट और इंटरप्रिटेशन का। सजेस्ट करती है कि ब्यूटी और ट्रूथ इंटरट्विन्ड है, और जो परसूट और अप्रिसिएशन है ब्यूटी की वो डीपर अंडरस्टैंडिंग आपको करती है कि आप ट्रूथ को समझें। लेकिन पोइम का जो ओवरऑल टोन है और स्पीकर का जो अर्लियर रिफ्लेक्शन है ये कॉम्प्लिकेट करता है इस आइडिया को, सजेस्ट करता है कि वाइल आर्ट कैप्चर करती है और प्रिजर्व करती है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट करती है फ्रॉम रियलिटीज़ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस। तो ये जो है इसके 5 स्टेंजाज हैं इस पोइम के। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके थीम्स की तरफ। सबसे पहला जो इसका थीम है वो आर्ट और इटर्निटी का है। जो अर्न है वो रिप्रेजेंट करता है कि आर्ट की एबिलिटी है कि वो कैप्चर करती है और प्रिजर्व करती है ब्यूटी के मोमेंट्स को, और एक इमॉर्टैलिटी जो है वो ऑफर करती है। लेकिन ये जो इमॉर्टैलिटी है वो कॉस्ट पे किसकी आती है कि ये जो मोमेंट्स हैं इनको फ्रीज कर देती है टाइम के ऊपर, ठीक है, और डिनाई कर देती है जो नेचुरल प्रोग्रेशन है लाइफ की उसको। नेक्स्ट ब्यूटी और ट्रूथ है। पोइम एक्सप्लोर करती है ब्यूटी और ट्रूथ के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको, सजेस्ट करती है कि क्लोजली रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है, और लिविंग द रूम फॉर एम्बिग्यूटी और कम्प्लेक्सिटी, कि कैसे ये कंसेप्ट जो है वो अंडरस्टूड हो सकते हैं। नेक्स्ट ट्रांजियंस वर्सेस परमानेंस है। टेंशन जो है लाइफ की फ्लीटिंग नेचर और आर्ट की परमानेंस, ये सेंट्रल है इस पोइम के। जो फिगर है इनके ऊपर वो अनचेंजिंग है, इमॉर्टलाइज्ड है अपनी ब्यूटी के ऊपर, लेकिन इनको रिमूव किया गया है फुलफिलनेस, रियल लाइफ की फुलनेस से, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट थीम हमारे पास पावर ऑफ इमेजिनेशन है। ये जो अर्न के सीन्स हैं वो करते हैं पावरफुल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द स्पीकर, ठीक है, हाईलाइट करते हैं कि इमेजिनेशन का क्या रोल है आर्ट के साथ इंगेज होने में और मीनिंग क्रिएट करने में, जिससे ये कि क्या डिपिक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑड ऑन अ ग्रेशन एंड एक लेयर्ड पोइम है, ठीक है, जो प्रोफाउंड फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जिसमें नेचर ऑफ आर्ट, ब्यूटी और ह्यूमन एक्सपीरियंस, विविड इमेजरी और कंटेम्पलेटिव टोन के थ्रू पोइम जो है वो रीडर को इनवाइट करती है कि रिफ्लेक्ट करें वेज जिस तरह से आर्ट प्रिजर्व भी करती है और लाइफ को आइडलाइज भी करती है, और एक विजन ऑफर करती है, विजन ऑफ ब्यूटी के जो एट वंस अलूरिंग भी है और अनअटेनेबल है। पोइम की जो फेमस कंक्लूजन है ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, ये ओपन है इंटरप्रिटेशन के लिए, इनकैप्सुलेट करती है कम्प्लेक्सिटी और डेप्थ कीट्स की जो एक्सप्लोरेशन है टाइमलेस थीम्स की। तो ये जो है ये आज का हमारा टॉपिक था, जिसमें सबसे पहले हमने जॉन कीट्स की इन डिटेल बायोग्राफी को स्टडी किया, देन जो पोइम है ऑड ऑन अ ग्रेशन उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ा, उसकी बैकग्राउंड को पढ़ा, देन उसका 1 by 1 स्टेंजा बाय स्टेंजा 5 स्टेंजाज हैं उनका एनालिसिस किया, देन थीम्स को पढ़ा। So hope you guys like my lectures, my videos, and if you like, so please do like, share and subscribe my channel and press the bell icon for the latest updates. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you.